तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। बहुत सारे लोगों के मेल आए जो ये कह रहे थे कि आखिर अतीक अहमद और अशरफ पुलिस की सुरक्षा में एक डबल मर्डर जो हुआ है उसकी पूरी कहानी क्या है, कैसे शुरुआत हुई, क्या कुछ हुआ सैटरडे 15 अप्रैल को या फ्राइडे 14 अप्रैल को, और ख़ास तौर पर 15 अप्रैल को अतीक अहमद ने क्या क्या किया, कहाँ था वो पूरे दिन, फिर रात को कैसे वो हॉस्पिटल पहुंचा। तो आज की कहानी जब आप पूरी सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और साथ ही ये कि आपको याद होगा जब 27 मार्च को अशरफ को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया था उमेश पाल किडनैपिंग केस में, जिसमें वो बरी हो गया था, अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा मिली। फिर बाद में उसी दिन उसको बरेली जेल ले जाया जा रहा था और बरेली जेल जब वो पहुंचा तब वहाँ उसने रिपोर्टर से बात की और उसने कहा कि मुझे प्रयागराज में जब तक मैं था पुलिस कस्टडी में तो एक पुलिस अफसर ने धमकी दी थी कि 15 दिनों के अंदर अंदर तुझे मार देंगे। तो इस धमकी की वजह से मैंने एक लिफाफे में उस अफसर का नाम लिखा है और वो जो लिफाफा है और उसमें जो नाम है वो मैंने लिफाफे 3 जगह भेजूँगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे वकील भेजेंगे, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और तीसरा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब जो वकील हैं अशरफ के, मिश्रा जी, उन्होंने आज कहा है कि उनके पास वो लिफाफा है, बट उन्हें खुद पता नहीं इस लिफाफे में नाम किसका है। मिश्रा जी ने यह भी कहा कि उन्होंने अशरफ से पूछा था कि आप मुझे बता दो कोई नाम, तब अशरफ ने मना कर दिया और उसने कहा जो भी नाम है ये लिफाफे में, अगर मुझे कुछ होता है तभी ये लिफाफा तुम भेज देना। तो मिश्रा जी का कहना है कि अब ये लिफाफा जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के पास वो भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं उसमें किस पुलिस अफसर का नाम निकलता है और क्या वो नाम सामने आता है कि नहीं, और क्या वो वही नाम है जो इस कत्ल से जाकर जुड़ता है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिन पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। खैर, आते हैं आज की कहानी के ऊपर। लेकिन ये कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक आपको ज़रूरी जानकारी भी दे दूँ कि पान सिंह तोमर आपने नाम सुना होगा, चंबल का एक डाकू जो एक देशभक्त था फिर डाकू बना। आखिर एक देशभक्त, एक सेना में काम करने वाला जवान हथियार क्यों उठाता है, चंबल के बीहड़ में क्यों पहुंचता है, ये पूरी कहानी कुकू FM ऐप पर ऑडियो बुक में है और पान सिंह तोमर की पूरी सीरीज़ है, तो आप ज़रूर सुनिए। और कुकू FM ऐप 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक है और जिसे आप कहीं भी सुन सकते हैं, किसी भी भाषा में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, रहस्य, रोमांच, पॉलिटिक्स, सारी चीज़ें हैं। अब तक 25 लाख लोग इसके पेड सब्सक्राइबर हैं और आप इसको स्लीप मोड में या फिर कार चलाते वक्त भी सुन सकते हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ासतौर पर कुकू FM ऐप एक तोहफ़ा लेकर आया, वो ये है कि क्राइम तक फैमिली के लिए जो 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 49 रुपीज़ के लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप जाएँ और क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 99 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन है फर्स्ट मंथ के लिए वो सिर्फ 49 रुपीज़ में हासिल करें। तो अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 14 अप्रैल की रात, 14 अप्रैल के दिन में अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ, साथ में गुलाम मारा गया। इन दोनों को जिस जगह मारा गया वो झांसी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। दोपहर के इनकाउंटर के बाद करीब करीब 3 से 4 के दरमियान में दोनों की डेड बॉडी झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मुर्दा घर में ले आ गया था। शाम को पोस्टमार्टम हो गया। इसके बाद ये हुआ कि अब रात को ही भेजेंगे, लेकिन उस रात गया नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, फैमिली वाले लेंगे नहीं लेंगे। अब इसके बाद फिर सारी चीज़ें शुक्रवार की बात थी। रात को आखिरकार दोनों बॉडी को क्लेम किया और दोनों बॉडी को 2 एम्बुलेंस में झांसी से प्रयागराज ले जाया गया। इधर दूसरी तरफ प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस स्टेशन में अतीक और अशरफ था। दोनों उसी पुलिस स्टेशन में रह रहे थे इसलिए कि पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए दोनों को वहीं रखा गया था। अतीक को असद के इनकाउंटर की खबर दोपहर को ही मिल गई थी। बॉडी को प्रयागराज लाना है और उसके बाद जहां दफनाना है उसने कोशिश की थी कि वो जा सके आखिरी में, लेकिन इजाज़त मिली नहीं। तो जो हमारे पुलिस सोर्सेज हैं उनके हिसाब से पूरी रात धूमनगंज थाने में अतीक अहमद और अशरफ ये दोनों थाने के अंदर मौजूद रहे और पूरी रात जागते रहे, सोए नहीं। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे असद और गुलाम की बॉडी प्रयागराज पहुंची और उसके बाद वहाँ कसारी मसारी एक कब्रिस्तान है, कसारी और मसारी 2 गाँव के नाम है, तो वहीं पर उन दोनों को दफना दिया गया।
अतीक या अशरफ उसमें नहीं गया, ना असद की माँ पहुंची शाइस्ता। अब ये दोनों थाने में, पूरा दिन ये दोनों धूमनगंज थाने में ही रहे। और जो हमारे पुलिस के सोर्स उनके हिसाब से सैटरडे को जिस दिन दफनाया गया, उस पूरे दिन में अतीक अहमद से बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई उमेश पाल मर्डर केस के सिलसिले में, जिसके लिए कस्टडी मिली हुई है। तो दोनों से बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई और पूरा दिन अतीक और अशरफ का धूमनगंज थाने में ही पहुंचा। धूमनगंज थाने से कसारी मसारी कब्रिस्तान की दूरी 5 किलोमीटर है और वक्त लगता है 15 मिनट। लेकिन 5 किलोमीटर की ये दूरी और 15 मिनट का जो वक्त है वो अतीक अहमद पार नहीं कर पाया। दोनों थाने में बैठकर रो रहे हैं। शाम हो गई। शाम के करीब 7:30 बजे अचानक धूमनगंज थाने की गाड़ियों में हलचल होती है। 2 गाड़ियां एक साथ तैयार होती हैं, उसमें अशरफ और अतीक को बिठाया जाता है। फिर बाकी की 2-3 गाड़ियां आगे पीछे होती हैं और ठीक 7:30 बजे शाम को धूमनगंज थाने से अतीक और अशरफ को लेकर ये तमाम गाड़ियों का काफिला बाहर निकलता है। मीडिया के लोग थे, वो भी फॉलो करते हैं। अब ये गाड़ियों का काफिला करीब 17 किलोमीटर तक चलता रहता है। 17 किलोमीटर के बाद प्रयागराज में एक पुलिस स्टेशन है जिसको आमतौर पर लोग जिस नाम से जानते हैं वो ये है कि इलाहाबाद का आखिरी थाना, प्रयागराज का आखिरी थाना। और उसी थाने में ये लोग जाकर रुकते हैं। करीब शाम के 7:30 बजे निकले। 17 किलोमीटर की दूरी थी और 17 किलोमीटर के बाद उस प्रयागराज के आखिरी थाने पहुंचते हैं जिसका नाम है, असली में उस पुलिस स्टेशन का नाम है पूरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन। तो 7:30 निकले, 17 किलोमीटर का सफ़र तय किया। लगभग 8:30 का वक्त होगा और वहाँ पे कुछ देर रुके, करीब 15 मिनट। उमेश पाल मर्डर केस के सिलसिले में कुछ रिकवरी दिखानी थी, वो सारी कागजी कार्रवाई पूरी हुई। 15 मिनट के बाद वापस पुलिस वाले अतीक और अशरफ को लेकर पूरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन के सामने से गाड़ी में बैठते हैं और अब वापसी के लिए सफ़र पर निकल पड़ते हैं। इधर दिल्ली, लखनऊ, तमाम जगह से जो मीडिया के रिपोर्टर पहुंचे हुए हैं, ख़ासतौर पर जितने क्राइम रिपोर्टर हैं, वो सब उस सैटरडे को शाम को कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर डटे हुए थे। कॉल्विन हॉस्पिटल से धूमनगंज की दूरी 5 किलोमीटर की है। जो भी धूमनगंज में केस आता है, उस केस की जो भी हॉस्पिटल से जिसका कनेक्शन हो, तो धूमनगंज की पुलिस टीम उसको कॉल्विन हॉस्पिटल ही ले जाती है। वो एक सरकारी अस्पताल है। तो सारे मीडिया वाले वहाँ जमा थे। उनके जमा होने की एक वजह थी, उन्हें उम्मीद थी कि अशरफ और अतीक को यहाँ मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा। दरअसल जब फ्राइडे को इन दोनों को प्रयागराज की कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दी तो एक शर्त ये थी कि हर 24 घंटे में इन दोनों की मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच अमूमन इसलिए कराई जाती है क्योंकि जो भी पुलिस कस्टडी में जाता है, पुलिस हिरासत में, वो इल्ज़ाम लगाता है कि उसको पुलिस ने टॉर्चर किया है, मारा पीटा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मेडिकल जाँच में सामने आ जाएगी। तो यह कोर्ट का आदेश था, पुलिस को मानना था। 14 अप्रैल को भी, जिस दिन ये ऑर्डर आया था, उस रात भी पुलिस की टीम धूमनगंज की कॉल्विन हॉस्पिटल गई थी अतीक और अशरफ को लेकर, और वहाँ मीडिया के लोग भी थे। अब 15 अप्रैल की रात को मीडिया की तमाम भीड़ कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर है। इसी दौरान में इधर पूरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन से काफिला चला अतीक अहमद का और उसका। उम्मीद यही थी कि इन दोनों को वहाँ से सीधे कॉल्विन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। मीडिया की भीड़ वहाँ खड़ी हुई है। लेकिन वक्त बीतता गया और वो अतीक और अशरफ को हॉस्पिटल लाए नहीं। थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो हॉस्पिटल नहीं आए, वो तो धूमनगंज थाने पहुंच गए। अब धूमनगंज थाने में हमारे रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव और कैमरामैन नीरज मौजूद थे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अलग अलग डिप्लॉयमेंट होता हमारे यहाँ। तो हुआ ये कि अब अतीक और अशरफ ये दोनों मेडिकल टेस्ट कराने की बजाय पुलिस इनको सीधे धूमनगंज थाने ले गई। ये बात हॉस्पिटल के बाहर खड़े तमाम मीडिया के लोग, जो रिपोर्टर दिल्ली और ख़ासतौर पर लखनऊ से थे, उनको पता चली। तब तक टाइम हो गया था करीब 9:15, 9:20। अब लोगों को लगा, जो हॉस्पिटल के बाहर मीडिया के लोग थे, कि आज शायद मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल नहीं लाएंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जिनके ऊपर थ्रेट हो तो पुलिस वाले हॉस्पिटल से बात कर लेते हैं और कहते हैं मेडिकल चेकअप आकर थाने में कर दो। कई हुआ है। तो ये भी लगा कि थाने में ही मेडिकल चेकअप हो जाएगा, है क्या, खाना पूर्ति करनी है। तो अब रिपोर्टर को लगा कि यहाँ तो आएंगे नहीं। अब सारे थके हुए हैं, दिल्ली से कोई भागा है, कोई लखनऊ से भागा है, पूरी रात जगे हुए हैं, क्योंकि उससे एक रात पहले असद की बॉडी झांसी से जा रही थी। तो सभी की हालत ख़राब है। तो जब लगा हॉस्पिटल आ नहीं रहे, अब वो थाना पहुँच गया है, तो थाने में तो कोई है नहीं, थाने में आप शूट भी नहीं कर सकते, उस कमरे तक आप नहीं जा सकते। तो हर एक को लगा चलो थके हुए भी हैं, अब आराम करते हैं।
सभी अपने अपने होटल लौट गए। अब कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर मीडिया की भीड़ नहीं है, शांति है। कुछ लोकल गिने चुने जो है मीडिया के, वो वहाँ पे अपना चाय पी रहे हैं और खड़े हुए हैं कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, क्या पता आ जाए। अब हमारे रिपोर्टर समर्थ इस वक्त धूमनगंज थाने में, जो पूरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन से अब ये काफिला वहाँ पहुँच चुका है। अब समर्थ का भी है कि थोड़ी देर थाने में रुकते हैं, उसके बाद वो भी निकलेगा, वो भी थका हुआ है, लखनऊ से पहुँचा है प्रयागराज। और ये वही समर्थ है जिसके बिल्कुल करीब से गोली चली, जिसने नंगी आंखों से देखा। अचानक करीब 10 बजने वाले थे, 9:50-55 हो रहा था, बल्कि 10 बज चुके थे। समर्थ ने देखा कि जो गाड़ियां अब तक इधर उधर पार्किंग में लगी थी, उनमें से 2-3 गाड़ियों में हलचल शुरू हुई और वो गाड़ी बिल्कुल थाने के अंदर, जहाँ पे एंट्री मारते हैं थाने के कैंपस के ही अंदर, वहाँ पर जाकर लग गई। अब वो वही गाड़ियाँ थी जिसमें अतीक और अशरफ ट्रैवल कर रहे थे, अब तक उनको जहाँ जहाँ ले जा रहा था। समर्थ को लगा कि अब रात को इस वक्त गाड़ी क्यों लगाई गई। फिर ये भी लगा कि शायद इसको कहीं और किसी क्राइम सीन पर ले जाएंगे। अब समर्थ का एक सोर्स था पुलिस स्टेशन में, उसने उससे पूछा, उसने कहा कि नहीं, दोनों को मेडिकल कराने के लिए कॉल्विन हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अब जैसे ये बात पता चली, सोर्स पक्का था, तो समर्थ ने कहा कि अब इनके पीछे पीछे चलेंगे तो विजुअल नहीं मिलेगा। एक रिपोर्टर कैमरामैन के लिए विजुअल भी ज़रूरी होता है। तो जो कैमरामैन है नीरज, उन्होंने कहा हम थोड़े पहले निकल लेते हैं, हम हॉस्पिटल पर जाकर खड़े हो जाएंगे, जब वो काफिला आएगा तो बेहतर फ्रेम मिलेगा, अच्छे से शूट कर लेंगे और तुम माइक लगा देना, बात भी हो जाएगी। इन्होंने कहा ठीक है। अब समर्थ और कैमरामैन नीरज इस काफिले के निकलने से 5 मिनट पहले ही थाने से निकल पड़े और सीधे कॉल्विन हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच गए। हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में एक मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस है कि आप हॉस्पिटल के गेट के बाहर तक तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू या फिर किसी पेशेंट के कमरे में पहले सब बेधड़क घुस जाया करते थे, मैं भी बहुत बार घुसा हूँ। अब एहसास होता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी या फिर इलाज या फिर हो सकता है कुछ उनको बाहरी लोग हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये गेट पे खड़े थे, अंदर जा नहीं सकते थे। वहाँ देखा कुछ रिपोर्टर लोकल खड़े हुए हैं। करीब 10:30 बजे का वक्त था। अचानक नज़र पड़ी कि सामने से पुलिस वैन और उनका काफिला चला आ रहा है। वही गाड़ियाँ थी जिसमें शाम को भी अतीक और अशरफ को ले जाया गया था। अब उसने देखा कि 2-3 गाड़ियों का काफिला सीधे गेट के पास आया, ये दोनों तैयार हो गए। अब उनको उम्मीद यही थी कि गाड़ियों का काफिला सीधे हॉस्पिटल के गेट के अंदर जाकर, जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है, जिसके बाद आप सीधे कमरे में पहुँचेंगे मेडिकल टेस्ट के लिए, वहाँ रुकेगी। पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नहीं होगा। अचानक गाड़ियों का काफिला आता है। कॉल्विन हॉस्पिटल के गेट के पास जैसी गाड़ी पहुँचती है, ठीक गेट के सामने वो गाड़ी रुकती है जिसमें अतीक और अशरफ बैठा हुआ था, और उनकी गाड़ी गेट के बाहर ही रोक दी गई। रोकने के बाद दोनों को नीचे उतारा गया और अब पुलिस वाले उसके साथ साथ पैदल ही अंदर जा रहे हैं। उस गेट से कॉरिडोर तक की दूरी करीब 25 कदम की है, लेकिन ये दोनों करीब 8-7 कदम चले होंगे कि तभी तमाम रिपोर्टर थे। अब आप हॉस्पिटल के अंदर तक जा नहीं सकते, तो उतनी ही देर में आपको काम करना है, बात करनी है। समर्थ भी ट्राई कर रहा है। तब तक समर्थ ने माइक लगा दी। हमारे नीरज जो है वो उससे कैमरा से शूट कर रहे हैं। समर्थ ने कुछ सवाल अतीक से पूछे, अतीक सिर्फ मुंह बंद किया हुआ है। अशरफ ने अचानक बोलना शुरू किया और ये सवाल था गुड्डू मुस्लिम पर। और अशरफ ने, जैसे समर्थ ने सवाल किया, उसका बोलने वाला था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, बस इतना ही वो बोला कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इससे आगे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अचानक बाईं तरफ से एक पिस्टल सामने आई और गोली चली और अतीक अहमद को लगी। वो देखते ही अशरफ भी घबराया और तब तक वो, जब तक कुछ करता, तब तक दूसरी गोली उसको लगी और दोनों वहीं गिर गए। उसके बाद की आपको कहानी सारी पता है। अब वापस कहानी पे लौटते हैं। तो गेट से 25 कदम की दूरी है अंदर तक, लेकिन इन दोनों को गेट से पैदल ले जाया गया गाड़ी रोक कर, और गाड़ी बहुत आसानी से अंदर तक जाती है और इससे पहले भी जाती रही है। अब सवाल ये है कि अगर अतीक को थ्रेट है, जो कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी जो है अपने प्रशांत कुमार, उन्होंने भी कहा है, तो फिर पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर तक क्यों नहीं गई? अगर वो ले जाते तो शायद ले जाने के बाद आपको पता है समर्थ भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, लेकिन गेट के पास मौका था जर्नलिस्ट को, मीडिया को। तो ये किसके कहने पे गाड़ी गेट पर ही रोक दी गई, जबकि बहुत चौड़ी सड़क है और तमाम गाड़ियाँ, इमरजेंसी, इवन पुलिस के कस्टडी में जो अक्यूज़ होते हैं उनको भी वहाँ ले जाया जाता है।
तो वो गाड़ी अंदर तक नहीं गई। अगर वो गाड़ी अंदर चली जाती तो मीडिया वाले अंदर नहीं पहुंच पाते, और मीडिया के साथ साथ वो जो 3 हमलावर मीडिया वाले बन कर आए थे वो भी वहाँ तक नहीं पहुँचते। वहाँ पे फिर क्या होता कि आप सीधे सीढ़ी के पास गाड़ी रोकते, वो उतरता दोनों, और उसके बाद चेकअप होता, और चेकअप के बाद वहीं गाड़ी में बैठता और फिर बाहर गेट से आता। तो अब चलती गाड़ी में तो अटैक हो नहीं सकता था। तो अब यहाँ पे सवाल हो रहा कि आखिर गेट के बाहर गाड़ी रोकने का फैसला किसका था? अगर गेट के अंदर ये गाड़ी चली जाती तो शायद हमलावरों को मौका नहीं मिलता। ये तो रही पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, इस हॉस्पिटल जो कॉल्विन हॉस्पिटल है, इनके मुख्य चिकित्सा अधिकारी चीफ मेडिकल अफसर CMO, इनका बयान आया, कुछ चैनल ने इंटरव्यू किया। तो CMO का कहना है कॉल्विन हॉस्पिटल के कि 15 अप्रैल यानी कि सैटरडे को जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, उस रात 10 साढ़े 10 बजे अतीक अहमद और अशरफ को इस अस्पताल में लाया जा रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें या हॉस्पिटल को नहीं दी गई। जबकि नियम ये है कि जब आप किसी आरोपी को, किसी मुजरिम को, मुलजिम को आप पुलिस कस्टडी में ले जाकर मेडिकल चेकअप कराना होता है तो पहले अस्पताल को पहले से बताना पड़ता है, ताकि अस्पताल वाले उसका इंतज़ाम करें। बाकी मरीज़ देख कर कहीं हड़कंप न मच जाए, सुरक्षा को लेकर ख़तरा ना हो जाए, और सब कूलली हो, उनको प्रायोरिटी देकर जल्दी निकाला जाए। तो इसके लिए हॉस्पिटल को बताती है पुलिस जिसकी कस्टडी में है कि हम इतने बजे इसका मेडिकल चेकअप के लिए आपके पास ला दें। लेकिन 15 अप्रैल को पुलिस ने बिना हॉस्पिटल वाले को इन्फॉर्म किए इन दोनों को ले गई। जबकि इससे ठीक एक दिन पहले 14 अप्रैल को जब मेडिकल चेकअप इसी हॉस्पिटल में हुआ तो बाकायदा इसी पुलिस ने हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया था कि हम अगले 15 मिनट में अतीक अहमद को लेकर आ रहे हैं, और वो 15 मिनट के बाद पहुंच भी गए। तो यहाँ ये सवाल, एक दिन पहले इन्फॉर्म किया, एक दिन बाद क्यों नहीं किया? अब ये अपने आप में सवाल है, सवाल तो बहुत सारे भी उठ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारे रिपोर्टर समर श्रीवास्तव बता रहे थे, वो चूँकि स्पॉट पर थे और वो वही पहले शख्स थे जिनके कैमरे पर ये पूरा सारा वाकया हुआ, और ऊपर वाले का शुक्र है कि समर्थ और हमारे कैमरामैन नीरज, ये दोनों बाल बाल बचे। तो समर्थ का कहना है, उन्होंने पूरे इलाके का वो किया, एक रिपोर्ट तैयार की कि अगर ये गाड़ी हॉस्पिटल के गेट के अंदर चली जाती और गेट पर न रुकती तो फिर ये मौका नहीं मिलता हथियारों को, क्योंकि हम सब अंदर जा ही नहीं पाते। ये तो रही ये पूरी क्या कुछ किया उस दिन, जिस दिन ये अतीक और अशरफ को मारा गया था, तो उस दिन की पूरी हो गई। अब दूसरी कहानी पर आते हैं, इसी के जुड़ा हुआ है जो, उसके लिए आपको ये बाइट मैंने दीपक से कहा भी है, ये बाइट आप सुन लीजिए जो अशरफ ने बरेली लौटते वक्त प्रयागराज से ये बात कही थी। पहले इसको सुनिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है। तो सुना आपने, उसने ये कहा कि इस पेशी के दौरान एक पुलिस अफसर ने उसे धमकी दी है कि इतने दिनों के अंदर उसे मार देंगे। उसने कहा कि इसी धमकी के बाद उसने एक लिफाफे में नाम लिखा उस अफसर का, और वो अपने वकील को देगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचेगा। तो वकील साहब ने कहा कि उसने हमें भी नाम नहीं बताया था। अब पूरे मीडिया की नज़र उस बंद लिफाफे पर है कि उस लिफाफे में है क्या, किसका नाम है। सब अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक वो लिफाफा खुल नहीं जाता आप किसी का नाम नहीं ले सकते। तो अब ये लिफाफा भी एक रहस्य बन गया है। तो ये लिफाफा खुले तो सच्चाई सामने आए। अब लिफाफे में किसका नाम है ये पता नहीं। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। चूँकि गला अभी भी ख़राब है और पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं हुई, तो एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, वो जो अपना सारा विशेज़ और आपके नाम मैंने कहा थोड़ा सा कम बोलूँगा तो बेहतर रहेगा। तो जैसे ही होता है मैं वापस उस पर लौटूंगा। लेकिन हाँ, चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि कुकू FM पर तमाम ऐसे ऑडियो बुक्स हैं जो आप सुन सकते हैं, और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कूपन कोड crime50 है, उसका यूज़ करें और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए आप सिर्फ 49 रुपीज़ में हासिल करें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।